morning students. Students, we are doing our child unit 6, that is producers behavior and supply, and in this unit we have done with the concept of cost, the basic concept of cost, right, and the various type of cost which we have already studied, that is explicit cost, implicit cost, opportunity cost, selling cost, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। इन कॉस्ट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी विद द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हमने 3 तरह के हमारे पास टाइम पीरियड होते हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट रन टाइम पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड। एंड which time period we are doing about? We are doing short run time period. That is, what is short run time period? Short run time period is that time period in which some factors are fixed and some factors are variable, and output can only be increased by increasing some of the variable factors only, right? तो इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट हमने स्टडी कर लिया है, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, राइट। नाउ टुडे इन टुडेज क्लास वी विल डू द कंसेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टाइप ऑफ कॉस्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज कॉस्ट। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन पीरियड कंसेप्ट कर रहे हैं, इन विच एवरेज कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एवरेज कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट है, यानी कि पर यूनिट आउटपुट ने कितना कंजप्शन, कितना कॉस्ट दिया, यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या थी। टोटल कॉस्ट हमने चेक कर ली थी कि हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्योंकि ये एवरेज है, सम अपॉन टोटल, ठीक है। तो इस तरह से पर यूनिट आउटपुट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, आपको पता है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से हमारी एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट। इसी तरह से ये फाइंड आउट होगा। अब हमने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। शेड्यूल में जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 चीजें गिवन है, सपोज एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी गिवन है, तो एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप एवरेज की हेल्प
से भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो यानी कि अगर हमें कोई भी दो कंसेप्ट गिवन होंगे तो थर्ड वन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हम क्या करते हैं, शेड्यूल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे शेड्यूल की फॉर्म में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो कंसेप्ट आपका लिया है एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों कर्व्स को कंबाइन करके हम किस तरह से एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का हमने फॉर्मूला यहाँ से देख लिया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, हमने लास्ट क्लास में किया था, टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि ये वो कॉस्ट है विच रिमेन फिक्स एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो और इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था रेंट है या परमानेंट लेबर की वेजेस हैं, तो इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो फिक्स है, वो आएगी ही आएगी। तो अब हम यहाँ से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट की। अब स्टूडेंट्स देखो, जब हम सेम नंबर को कॉन्टिन्यूसली लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे, सेम है ना, 10 नंबर है 10, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है। जब हम सेम नंबर को लेवल ऑफ आउटपुट से कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, जो इसका ये नंबर है ये लगातार डाउन होता जाएगा, क्योंकि पहले ने 10 को 1 से डिवाइड किया, 10, 5, 3.3 डाउन हो रहा है, फिर 10 को 4 से डिवाइड किया, 2.5, 2, 1.67 डाउन आता जा रहा है, 1.43 एंड 1.25, राइट। तो इसी तरह से जब हमने इस शेड्यूल को इस तरह से डायग्रामेटिकली देखा, डायग्रामेटिकली देखो कैसे बनाएंगे, अब इसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमें बनाना है। तो जब हम इस शेड्यूल को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप है वो कैसे आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगी, राइट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने आउटपुट और इस तरफ हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। लेवल ऑफ आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। और यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, 10 है, ईच लेवल पर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप कर दोगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा इस तरह से ये आएगा, जो भी आप नंबर्स लगाते हो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे स्केल हम लेते हैं वैसे ले लेंगे। अब फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या था, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का हम बना रहे हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, 10 आएगी। फिर क्या आएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा। जब हम इसको लगातार पॉइंट्स लगाते जाएंगे तो पॉइंट्स लगा के जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप आएगी वो कैसे आएगी, इस तरह से ये शेप आएगी, जिसको हम कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और आपको याद होगा डिमांड वाले चैप्टर में भी हमने किया था, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तब भी जो शेप है वो कैसी आ रही थी, क्या आ रही थी शेप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रही थी, यानी कि कन्वेक्स की फॉर्म में आ रहा था। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो कि ईच पॉइंट पर जब हमने ये मेजर किए पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ, ये हमने लिया यहाँ पर 10 और ये 1 लेवल ऑफ आउटपुट पर। अब हमने इस पॉइंट पे देखना है, तो आपको मैंने बताया था कि
इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टाइम हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि ईच पॉइंट पर जो ये पॉइंट है ये 10 को ही शो करेगा। इसी तरह से हमने इंडिफरेंस कर्व में भी लिया था कि कंज्यूमर चाहे जो मर्जी कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहा है तो उसका जो ईच पॉइंट पर जो भी कॉम्बिनेशन ले रहा है वो खुद को सेटिस्फाई फील करेगा। और जो वो पॉइंट्स हमारे पास आए थे, क्या आए थे, a = b = c, यानी कि जो कॉम्बिनेशन सेट थे आईसी कर्व के वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो इसी तरह से यूनिटरी इलास्टिक में भी हमने देखा था। इसको प्रूव करने का तरीका एक तो आपके पास ये हो गया कि आप न्यूमेरिकली इस तरह से इसको प्रूव करके देख सकते हैं। आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को लेवल ऑफ आउटपुट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच लेवल पर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 10 ही आएगी, राइट। इसी तरीके से हमने देखा था एरिया वाइज भी हमने देखा था, इसीलिए तो हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी है कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स बनते हैं, ये वाले रेक्टेंगल्स। ठीक है, हमने एक और जैसे इस पॉइंट पे हमने चेक कर लिया और एक इस पॉइंट पे हम इसको चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे बना लिया, यानी कि ए और बी जो ये रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, इनका एरिया क्या रहता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप ये लेंथ और इसकी विड्थ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रेड्थ है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगी, सेम आएगी। इसी तरीके से ये वाले रेक्टेंगल को भी आप देख सकते हैं। जो ये दो रेक्टेंगल्स हैं इनका जो एरिया है वो बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि रेक्टेंगल्स जो बनते हैं कन्वेक्स की शेप में इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। हमने यहाँ पर ये प्रूव करके भी देख लिया। और जो हमारा आईसी कर्व है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1 है, यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमने स्टडी कर लिया, क्यों किया, इसकी शेप ऐसे क्यों होती है, हमने ये देख लिया कि इसकी शेप ऐसी क्यों होती है, बिकॉज एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटली डिपेंड अपॉन टीपी, टोटल प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। अब टोटल प्रोडक्शन आपको पता है हमने कैसे निकाला था, प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं यानी कि अप जाता है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट हमारी क्या जाती है, डाउन जाती है। पढ़ा था ना वो आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी बताया था कि किस तरीके से होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर जब टोटल प्रोडक्शन डाउन जाता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी रेज होती रहती है, राइट। इसी तरीके से जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लिखा, अब इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में हमें क्या मिलती है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम आउटपुट को लगाते हैं, आउटपुट हमारा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अब जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे तो कॉस्ट हमारी क्या जाएगी, कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब ये आउटपुट हमने लिख दिया और इस तरफ हमने लिख दिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे अगर हम इसको देखते हैं, इनिशियल स्टेट पे क्या हो रहा है,
जो हमारी प्रोडक्शन है, आप उसको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, तो कॉस्ट हमारी क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो कॉस्ट हमारी क्या जा रही है, डाउन। उसके बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद टोटल प्रोडक्शन हमारा फॉल करना स्टार्ट कर जाता है, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम लोगों को मिलते हैं। जब आउटपुट हमारा डाउन जाएगा और हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, अप जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो कॉस्ट का जो शेप है वो कैसी जाएगी, यू शेप जाएगी। यू शेप क्यों जाएगी, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो कॉस्ट हमारी डाउन। प्रोडक्शन मैक्सिमम है, कॉस्ट हमारी मिनिमम हो जाएगी। प्रोडक्शन फॉल कर रही है तो कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कॉस्ट हमारी डाउन जा रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, देखो 6.3, 6.6, 6.7, उसके बाद वो बढ़नी शुरू हो रही है। आफ्टर रीचेस टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट ये क्या हो रही है, कॉस्ट जो हमारी है वो रेज होनी शुरू हो रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो कॉस्ट हमारी डाउन जा रही है। प्रोडक्शन मैक्सिमम है, कॉस्ट हमारी क्या चली गई, मिनिमम चली गई। जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो कॉस्ट हमारी क्या होती है, रेज होनी शुरू हो जाती है, और ये हमारा कर्व क्या हो जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप आएगी, आपने शेप्स पे ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे और एग्जैक्टली बिल्कुल बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। ये चीज करना अच्छी बात है बच्चों, बट क्या है, ये जो आप एग्जैक्ट चाहते हैं ना वो सिर्फ आपका ग्राफ पेपर पर ही आएगा, लेकिन जब आप शीट पे कर रहे हैं, आप पेपर कर रहे हैं, तो ग्राफ की शेप को समझना जरूरी है कि अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तो इसलिए आपको इस चीज की साइड भी ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। तभी मैं आपको बोल रही थी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चैप्टर है वो आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये बेस है सारे के सारे चैप्टर्स का, राइट। तो इसी पर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, देखो आउटपुट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इनपुट भी उसी पर बेस्ड है, और आगे जो हम करेंगे को रिवेन्यू करेंगे, प्रॉफिट चैप्टर करेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना प्रोडक्शन फंक्शन, ये बेस है। जब बेस समझ में आएगा तो कॉस्ट देखो अपने आप समझ में आती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म करना है। शॉर्ट टर्म में हमने प्रोडक्शन को स्टडी किया, और ऐसा वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऐसी आ रही है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे तो कॉस्ट हमारी देखो फॉल हो रही है। उसके बाद जब इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ठीक है ना, अब ये बिल्कुल कम होगी, डाउन हो गई, ये 6.3 आ गया। उसके बाद क्या हो रही है, देखो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, तो ये अप चला गया। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट ना लगा के कर्व्स की शेप पर ध्यान देना जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट हमने किया था इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व को फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट होगा, राइट। देखते हैं आगे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आगे देखो, अब ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इन दोनों कर्व्स को मैं कंबाइन करने जा रही हूँ। ये हमारे पास हो गया आउटपुट, और इस तरफ हमने ले लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व, तो मैंने ये इस तरह से आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये यू शेप कर्व आपका इसी तरीके से ही जाएगा। फिर हमारे पास आ
अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम इन दोनों जो ये मैंने शेड्यूल बनाए हैं दो, ये एक्चुअल में आपका कंबाइंड शेड्यूल बनेगा। मैंने आपको समझाने के लिए ये अलग अलग स्प्लिट करके दिखाए थे, क्योंकि जब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा ना। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, देखो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या होगा कि एवरेज कॉस्ट जो है दोनों पर डिपेंड करेगी, लेकिन धीरे धीरे देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो रोल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करते जाएंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का रोल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि ये इसका जो रोल है वो कम होता जाएगा, और जो एवरेज कॉस्ट है वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो मैक्सिमम डिपेंड करेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो स्टार्टिंग में 10 थी, फिर 1.6, 1.43, 1.25 लास्ट तक, मतलब उसका जो पॉइंटर्स का रेशियो है वो बिल्कुल कम होता गया। तो एवरेज कॉस्ट टोटली मैक्सिमम बोल सकते हैं हम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसीलिए जो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ब्रॉड होगा और यहाँ पे आते आते बिल्कुल इसके नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट का। अब देखो यहाँ से अगर आप इसके बिहेवियर को चेक करते हो तो ये क्या है, यहाँ से ये ब्रॉड है, यहाँ से ये ब्रॉड है, और यहाँ से क्या हो गया, नैरो हो गया। क्योंकि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो रोल है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट जो है वो रेज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैसे निकालोगे, देखो इसका आप करोगे वर्टिकल समेशन। वर्टिकल समेशन कैसे करोगे, जब हमने ये वाली कौन सी है, ये वाला जो स्टार्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाली कौन सी कॉस्ट हो गई, मैंने इसको नाम दे दिया से बी, स्मॉल बी नाम दिया। तो यहाँ पर ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या है, ओ बी। ठीक है, और जो ये वाली जो शेप है इसकी, ये वाली क्या चल रही है, मैंने इसको नाम दे दिया सी, ये सी नाम दे दिया ना मैंने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ सी। अब इन दोनों को प्लस किया, वर्टिकल समेशन हुआ, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला कहाँ पे आया, इसको मैंने नाम दिया ओ डी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ओ डी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल समेशन। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर भी देखा कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली ओ सी, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, ये वाला जो ऊपर जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी। और ये एवरेज कॉस्ट जो है, क्योंकि वर्टिकल समेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओ डी। तो इस तरह से आप एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका रिलेशन में देखो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग से ये ब्रॉड होती है और यहाँ से ये नैरो क्यों होती है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है ना। तो टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी तो टोटली एवरेज कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो इन दिस टाइप यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स and practice it as many times as you can। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डायग्राम उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, और जो आपकी कर्व्स हैं, कर्व्स की जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, एक बार ट्राई करने से ये नहीं आएगा,
आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सेम वे अब यहाँ पर ये हमारा एवरेज कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट की साइड। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्जिनल आपने देखा है कि ईच लेवल ऑफ आउटपुट जो है हमारे पास, जो ईच लेवल ऑफ आउटपुट है वो कितने कॉस्ट ले रहा है। मार्जिनल का यही मीनिंग हुआ ना, जैसे एवरेज का हो गया कि पर यूनिट आउटपुट यानी कि एवरेज हमने देखा। अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक्चुअल में पर लेवल आउटपुट कितना प्रोडक्शन देगा और प्रोडक्शन के साथ साथ जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ठीक है। प्रोडक्शन के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि कॉस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्शन की। हम पहले देखते हैं कि कैसा बिहेवियर रहता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड में। अब मार्जिनल कॉस्ट को जब हम देखेंगे तो क्या आता है, टीसी, जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं वो क्या है, TCN माइनस TCN माइनस 1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। बट यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये मार्जिनल कॉस्ट है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप कहोगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही क्यों डिपेंड करती है, फिक्स के ऊपर नहीं क्यों नहीं करती है। अगर आप फिक्स के ऊपर देखोगे, है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ईच लेवल ऑफ आउटपुट पर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी, है ना। 1 2 3 4 5 हमने देखा कि ईच लेवल ऑफ आउटपुट पर ये सेम है। अगर आप इसको फाइनल, इसको हम n बोलते हैं, इसको n-1 बोलते हैं, तो 10 में से 10 जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो इसमें से भी देखो हर स्टेज के ऊपर जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो दैट्स वाई जो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगी। और जो इसकी शेप है वो कैसी रहेगी, इसकी शेप भी देखो क्या रहेगी, यू शेप कर्व ही होगा। जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी आपकी यू शेप कर्व रहेगा मार्जिनल कॉस्ट की। और जो इसका ये नीचे वाला प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये नीचे वाले प्रोपोर्शन को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो समेशन ऑफ एमसी पर, ठीक है। जब हम इस सारे का प्लस कर देंगे, इस जो ये हमारे पास शेपिड पोर्शन आ रहा है, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी, व्हाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ आउटपुट वी आर गेटिंग द इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कॉस्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, कॉस्ट फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, आउटपुट मैक्सिमम होता है, कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट होते हैं तो कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व, राइट। अब हम चलते हैं इसके रिलेशन की साइड। अब रिलेशन किसमें देखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन देखेंगे, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू कर्व्स, दैट इज मार्जिनल यहाँ पे हमने आउटपुट लिया, इस तरफ हमने ले लिया। अब हमने क्या लेना है, क्या सीखना है,
relation between AC and MC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट सबको पता है इट इज अ यू शेप कर्व, एंड मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या जा रहा है, जो इसका ये देखो ये एक लोएस्ट पॉइंट ले लेना है आपने, ये वाला, ठीक है। जो इसका ये ले लेना है, ये मैं डॉटेड से शो कर रही हूँ, और मार्जिनल कॉस्ट का जो है इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स AC, marginal cost curve cuts AC from its lowest point, ठीक है। both are U-shaped curves, दोनों क्या होते हैं, U-shaped curve होते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो मार्जिनल की स्पीड है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा ज्यादा रहेगी, राइज होने की भी और फॉल होने की भी, चाहे आप उसको एवरेज के कंसेप्ट में ले लो, चाहे आप उसको प्रोडक्शन के सेंस में ले लो, चाहे आप उसको कॉस्ट के सेंस में ले लो, मार्जिनल की स्पीड हमेशा ज्यादा रहती है। When average cost starts falling, जब एवरेज कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन AC, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लेस देन AC। When AC starts rising, marginal cost curve is more than AC, marginal cost क्या है, ज्यादा है। जब मैंने बताया था राइज होने की भी स्पीड और फॉल होने की भी स्पीड दोनों ज्यादा रहेगी। When AC starts falling, MC is less than AC. When AC starts rising, MC is more than AC, and MC cuts AC from its lowest point. At this point, AC is equal to MC. इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, जो AC और MC है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको AC और MC में 3 रिलेशंस को लर्न करना है, ठीक है। अब एक और बात है जो एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वो कैसे, देखो इस पॉइंट पर हमने यही कहा ना कि जो MC की स्पीड है वो ज्यादा होती है। अब अगर हम इस पॉइंट को नोटिस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो AC है वो फॉल हो रहा है और जो MC है वो राइज हो रहा है ना, इस पॉइंट पर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है वो उसकी स्पीड क्या है, एवरेज की कम है, तो वो लेट यानी कि देर से अपने लोएस्ट पॉइंट को अचीव करता है, जबकि मार्जिनल की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो अपने लोएस्ट पॉइंट को जल्दी अचीव कर लेता है। तो इसीलिए इस लेवल, जो इसके बीच का ये लेवल ऑफ आउटपुट है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमें AC कम होता दिखता है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज हुई दिखती है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मार्जिनल जो है वो ज्यादा तेजी से कम होता है और वो अपने लोएस्ट पॉइंट को जल्दी अचीव कर लेता है, जबकि जो एवरेज की स्पीड है वो कम होती है और वो स्लोली अपने लोएस्ट पॉइंट को अचीव करती है, राइट। दैट्स व्हाई AC starts falling and MC starts rising at this level of output. Is that clear? कि स्पीड का फर्क है कि ज्यादा तेजी से वो अपने लोएस्ट पॉइंट को अचीव कर लेता है, राइट। सो दैट्स व्हाई MC एंड AC जो कर्व्स है बोथ आर यू शेप्ड कर्व्स, दोनों की शेप कैसी होती है, यू शेप्ड कर्व्स होते हैं, राइट।
तो यहाँ पर ये भी हो गया AC और MC का रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक आपको एक और बात बतानी थी। अब ये वाला रिलेशन है ना, जो वो प्रोडक्शन आप करते थे, ये प्रोडक्शन के बिल्कुल इनवर्स चलता है। AP और MP जो आपने प्रोडक्शन, क्योंकि ये टोटली किस पर बेस्ड है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा था, एवरेज ऐसे जाता था ना, ये हम पहले मार्जिनल बनाते हैं। चलो पहले हम मार्जिनल बनाते हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जाता था, ठीक है। और उसके बाद AC कैसे बिहेव करता था, ये राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, जैसे इसने इसको टच किया इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट जो हमने शॉर्ट रन में किया था। और इसका भी देखो, ये भी सेम बिहेव करता है, जैसा भी ये पोस्ट में है ना, एवरेज और मार्जिनल भी वैसे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे थे, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, जो जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। जब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो कॉस्ट हमारी मिनिमम होती है, और जब हमारा प्रोडक्शन फॉल करना स्टार्ट कर जाता है तो कॉस्ट हमारी राइज करना स्टार्ट कर जाती है, राइट। तो इसी तरह से बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर भी देखो, मार्जिनल की स्पीड ज्यादा थी और फॉल होने की भी और राइज होने की भी, इससे बिल्कुल रिवर्स चलता है ये MC एंड AC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम बिहेव करेंगे। आपने इसको पेपर में ड्रॉ करके नहीं दिखाना, ये आपको समझाने के लिए है कि बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट बिल्कुल इनवर्स चलते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन ऑल दी 3 कर्व्स। अब हम यहाँ पर 4 कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखो, जो यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट आ गया, और इस तरफ हमारे पास क्या हम ड्रॉ करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो है हमारे पास एवरेज कॉस्ट, और ये इसका पॉइंटर कम यहाँ से ब्रॉड और इस तरफ से नैरो। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन, ये जो आपको बता रही हूँ मैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिलेशन बिटवीन MC, ABC, AFC एंड AC, ठीक है। ये हम ये वाला कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ये लोएस्ट पॉइंट है, और जो ये इसका भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन दोनों लोएस्ट पॉइंट से टच करते हुए, ये मैंने आपको डॉटेड से शो कर दिया है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से टच करती हुई जाएगी, और एवरेज कॉस्ट के भी लोएस्ट पॉइंट से टच करती हुई जाएगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन MC, ABC, AFC एंड AC। वो सारा रिलेशन वो सेम रहेगा बिल्कुल, जैसे हमने वो पहले वाला किया था, सिर्फ इसमें ये चेंज आएगा कि ये दोनों के लोएस्ट पॉइंट को ही टच करती हुई जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से, पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, एक और आपका रह गया है, एक आपका रहता है रिलेशन बिटवीन TC एंड MC, TC एंड MC। तो TC एंड MC में भी हम रिलेशन कर सकते हैं। TC और MC में क्या रिलेशन है, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर TC ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस तरफ आउटपुट, और MC को जब
हम ड्रॉ करेंगे तब भी आपको ये TC कैसे स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से क्यों? बिकॉज इट इज अ समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इनिशियल स्टेजेस पे देखो हमारा क्या था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. पहले इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट, दिस इज व्हाट कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये टर्निंग पॉइंट आप नीचे ले आएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व. ठीक है, ये यू शेप हो जाएगी. यहाँ पर क्या होगा, व्हेन TC इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MC स्टार्ट्स फॉलोइंग. When there is a turning point or the point of inflection is it reaches, इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम डाउन कर लेते हैं, it reaches to its minimum point when TC is increasing at increasing rate. जब ये increasing at increasing rate हो रहा है, rise कर रहा है, then marginal cost curve also starts rising. ठीक है, and from the point of inflection it is its lowest point. Right, so this is the relation between TC and MC. Right, students, अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. With this your post chapter is over. Right, so thank you students.